माननीय ग्राम विकास मंत्री जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सूखे पे चर्चा और उसमें माननीय सांसद की भारी संख्या में अपने विचारों को प्रकट करना और चिंता का विषय जो सबके लिए है, इतने बड़े देश में जिसकी 127 करोड़ आबादी हो, उसमें 70 साल की आज़ादी के बाद भी हमें ऐसे विषयों पे बहुत बड़े स्तर पे चर्चा करनी पड़ती है। सभापति जी, मैं क्योंकि मेरे मित्र और मेरे साथी कृषि मंत्री कृषि से संबंधित और सिंचाई से संबंधित और कृषि में जो सूखे की परिस्थिति बनी उससे जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार हमारी जल संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती जी भी अपने मंत्रालय के संबंध में सवालों का और जो चर्चा में जो विषय उभर के आए हैं माननीय सांसदों द्वारा उनका उत्तर देंगी। मैं अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं पीने के पानी, और कुछ माननीय सदस्यों ने मनरेगा के बारे में अनेक सवाल उठाए हैं, चर्चा की है कि किस प्रकार से मनरेगा को इसके साथ जोड़ा जाए तो वो लाभकारी हो सकती है। चेयरमैन सर, आज 13 राज्यों में ऐसी स्थिति है जहां सूखे से प्रभावित इलाके हैं और उसमें 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया। 2 राज्य बिहार और हरियाणा। गुजरात ने भी कर दिया नहीं किया, लेकिन आंशिक रूप से स्टार्ट किया है। जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं उसको छोड़ के कोई रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। वो तो स्टार्टिंग किया है भाई। मैंने ये कहा कि कौन से 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया। उसमें हरियाणा और बिहार 2 राज्य हैं, और गुजरात ने भी आंशिक रूप से, अभी तक तो नहीं किया था लेकिन अब आंशिक रूप से घोषित किया है। इसमें सभापति जी 313 देश के जिले प्रभावित हैं और गांव की संख्या लगाई जाए तो 1,58,205 गांव सूखे से प्रभावित। इसी प्रकार से जो हमारी बसावटें हैं वो भी 4,44,280 बसावटें प्रभावित हैं। और इन सब को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि हमारे देश की 25% से ज्यादा आबादी आज के दिन सूखे से प्रभावित है। हमारे मंत्रालय ने इसके विषय में बहुत से माननीय संसद सदस्यों ने कहा कि आपका जो प्रबंधन है, जो केंद्रीय सरकार से जो सहायता उपलब्ध होनी चाहिए वो उस प्रकार से नहीं जा सकी जिस प्रकार से जानी चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाए कि जो प्रबंध पहले किए जाने चाहिए थे 4 महीने 6 महीने पहले, उसके बारे में भी
पहले राज्य सरकारों को सावधान नहीं किया गया, सूचित नहीं किया गया। मैं सभापति जी इतना जरूर कहूंगा कि पिछले साल ये सर्वव्यापक था कि चाहे कोई साधारण आदमी भी था वो भी ये कहता था कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारा भारत सरकार का, उसने ये भविष्यवाणी की है कि 8 से 14% बारिश कम होगी और लगभग मैं ये कह सकता हूं कि उसी रेशो में सूखा पड़ा और बारिश 10 से 14% कम हुई। इस बार ये जरूर कहा गया है, पहले एक प्राइवेट कोई सर्वे एजेंसी थी, उसने कहा कि अब की बार 14% के करीब बारिश ज्यादा होगी, लेकिन सरकारी तौर पे भी इस तथ्य को माना गया कि अब की बार मानसून अच्छी होगी। मैं गांव से ताल्लुक रखता हूं, हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि 10 साल का जो समय होता है, आप भी हमारे इलाके से संबंधित हैं, 10 साल में जो मानसून है वो 6 साल तो सामान्य रहता है, 3 साल सूखे के होते हैं और 1 साल मानसून पूरी 3 साल की कमी पूरी करता है। और राजस्थान के अगर माननीय सदस्य इस बात से ज्यादा परिचित होंगे कि राजस्थान में अगर एक फसल भी फेल हो जाती है तो राजस्थान का किसान दूसरी फसल का भी इंतजार करता है कि बारिश कम हुई है, वो भी अगर फेल हो जाती है तो तीसरी फसल पे उसको पूरा अंदाजा होता है कि अब की बार मेरा जो चना है, जो मैंने बीजा है, जो मेरी सरसों है जो मैंने बीजी है, वो इतनी होगी कि मेरे 2 साल 3 साल का घाटा पूरा कर देगी। ये राजस्थान में उन इलाकों में है जो रेन फेड एरियाज। तो सर मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से हमने स्थिति को जांचने की कोशिश की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम पे ये कहा जाता है कि आपने पीने के पानी की व्यवस्था में भी पूरी जानकारी लोगों को नहीं दी, राज्य सरकारों को पूरी मदद नहीं की। मैं जो सूखाग्रस्त राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जो हमने फंड्स एलोकेट किए उसमें 1360 करोड़ रुपया राज्य सरकारों के पास था। सूखे की स्थिति पैदा होने से पहले उनके पास था और जो काम राज्य सरकारों को उस समय करने चाहिए थे सूखे की स्थिति से निपटने के लिए, उसके पास पैसे की कोई फंड्स की कोई कमी नहीं थी। इसी प्रकार से अब जिसको हम वोट ऑन अकाउंट है 20% पैसा हम राज्य सरकारों को जैसे 13 तारीख को बजट का सेशन पूरा होएगा तो हम उनको फिर सब पैसा भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले वोट ऑन अकाउंट से के समय में अप्रैल और मई में हमने 564 करोड़ रुपया उन सूखाग्रस्त राज्यों को और भेजा है 2016-17 के बजट में से। इसी प्रकार से सर आज के दिन राज्य सरकारों के पास, सूखाग्रस्त राज्य सरकारों के पास 1900 करोड़ रुपया पार्क किया हुआ है जो केंद्र सरकार का है और जैसे शेयरिंग पैटर्न है उसके हिसाब से 25% फंड राज्य सरकार को देना होता है, 50%। तो उनको दोनों को जोड़ लें तो 3800 करोड़ से ऊपर आज के दिन राज्य सरकारों के पास पैसा है और उसमें से 10% फ्लेक्सी फंड होता है जो 380 करोड़ रुपया
वो किसी भी चीज पे सूखे से निपटने के लिए खर्च सकते हैं। उनको किसी से पूछने की या किसी तरह की किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती। और उसके अलावा 15% जो मेंटेनेंस के लिए होता है, ऑपरेशन के लिए होता है, वो पैसा भी वो खर्च सकते हैं। मेरा कहने से अभिप्राय ये कि 25% धनराशि जो राज्य सरकारों के पास उपलब्ध है उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और सभापति जी, मैं ये भी जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से राज्यों में सूखे की स्थिति पे जब चर्चा शुरू हुई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस पे चर्चा करने के लिए उन्हें यहां आमंत्रित किया। अभी परसों 3 राज्यों के महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठ के सूखे पे चर्चा की गई और उनसे पूछा गया कि किन किन साधनों की आपको जरूरत है और कितना पैसा हमारे पास है जो हमने आपको पहले भेजा हुआ है। उसके अलावा भी अगर कोई केंद्र सरकार से सहायता की जरूरत होगी तो उसमें भी हम आपको सहायता देंगे। इसी प्रकार से आज तेलंगाना और मध्य प्रदेश के साथ आज चर्चा हुई है और अगले 2 दिन में 10 के 10 राज्यों में ये चर्चा होगी और जो भी इसमें हल निकल सकते हैं मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप सूखे को देखें तो इसमें 2 ऐसी चीजें हैं जो एक माननीय सदस्य ने कहा भी कि ऊपर वाला जो करता है उस पे किसी का बस नहीं चलता और नीचे वालों ने जो कर दिया, प्रहलाद जी कह रहे थे, उसको ऊपर वाला देखता भी है। आज जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति के अगर कोई जिम्मेवार हैं तो हम लोग हैं। हमारी व्यवस्था 70 साल देश को आजाद हुए मैं ये मान के चलता हूं कि आज ये तो कह रहे थे नर्मदा एक ऐसी नदी है जो ग्लेशियर पे डिपेंड नहीं करती। मैं उन नदियों की बात करता हूं जो ग्लेशियर पे डिपेंड करती हैं, लेकिन वहां आज से 200 साल पहले बल्कि 250 साल पहले उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था ऐसी बनी कि आज वो हमारे लिए, जब हम पानी की बचत की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या उन राज्यों में उभर के आती है। अभी चंदू माजरा जी कह रहे थे कि हम देश को वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब 73% इस देश का खाद्यान्न का भंडारण जो है वो इन 3 राज्यों से हमें मिलता है। लेकिन जिस किस्म के पानी की व्यवस्था है वहां फ्लो इरिगेशन नहीं है, फ्लड इरिगेशन है। फ्लो इरिगेशन हो तब भी काम चल सकता है। और किसान की मानसिकता ऐसी बन गई कि वो अपने जहां पीने के पानी की व्यवस्था है उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है इतना कि उसका जो वाटर वर्क्स है उसका टैंक पूरा भर जाए ताकि गांव में पानी की व्यवस्था बनी रहे। उसका प्रधानमंत्री जी ये है। एक मिनट, यदि सदन सहमत हो, जब तक माननीय मंत्री जी का वक्तव्य पूर्ण हो तब तक समय बढ़ा दिया जाए सदन का। तो मैं कह रहा था सभापति महोदय कि इस प्रकार की व्यवस्था में हमारे को कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। जो राज्य, चाहे वो राजस्थान है, अगर इंदिरा गांधी कैनाल से पानी लेके आते हैं या जैसे उनके मन में है कि नर्मदा से भी पानी आए, ये तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का इंटरवेंशन है, तो ये कंप्लीट आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी तो 30-35 लोग बात करने वाले हैं।
जब 35 अब सिर्फ वो तो रिप्लाई देंगे 15 लोगों के लिए इंटरवेंशन कर रहे हैं, अभी 35 लोगों का सुनना है, फिर बाद में रिप्लाई देना है। तो इसीलिए आप देना, फिर होम मिनिस्टर देना चाहिए, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर देंगे और वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर। इसीलिए वो ये मत बोलिए कि वो इस पे खत्म कर रहे हैं, तो इसीलिए ही कैन कंटिन्यू लेटर ऑन। नहीं, कल जारी रहेगी ना चर्चा। हाँ, वो इसीलिए कल जारी रहे। नो, ही कैन रिप्लाई, दिस इज सिंपली इंटरवेंशन, इट इज सभापति एक तो 35 पीपल ये कहाँ का, ये मतलब आप हमें गाइड करें, आप सीनियर हैं सर बहुत से, ये कहाँ कि माननीय खड़गे साहब अपने सीट पर बैठ के बोल रहे हैं और माननीय खड़गे साहब के सभी सदस्य धरती पर लेटे हुए हैं, ये कहाँ का व्यवस्था है? और क्या ये सही है कि अपने सभी सदस्यों को धरती पर बैठा करके आकर के हस्तक्षेप करें? ये कहाँ तक सा है? एक तरफ आकर के अपना विषय भी रखना चाहते हैं, उसका धरती पर बैठ करके सदन का अपमान कर रहे हैं और उसके बाद बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आप जारी रखें। माननीय मंत्री जी, ग्राम विकास मंत्री जी जारी रखें। खड़गे जी, अच्छा धरना करते थे और फैसला भी हम ही लोगों ने सिखाया, फैसला भी हम ही लोगों ने सिखाया, एलपीजी भी हम ही लोगों ने सिखाया। चलिए आप यहाँ चाहिए, मंत्री जी आप जारी रखें। आप लोग सीट पर बैठिए। अरे भाई जगदीश जी, सीट पर जाइए। I want to make it clear. There would be more speaker tomorrow or maybe day after, and if some issue concerning to my ministry, I have the right to reply for that. But whatever the steps we have taken as Rural Development Ministry and Drinking Water and Sanitation Ministry, that is what I am telling you. Sir, इसके अलावा मैं जो कह रहा था कि एक ऐसा नेशनल कंसेंसस की बात, बहुत से इशू ऐसे हैं जिसमें हमारे को राष्ट्रीय सहमति बहुत चीजों से ऊपर उठ के करनी पड़ेगी। इवन वेल में बैठे होने के बाद भी नेशनल कंसेंसस आपको करनी पड़ेगी अगर आप इस देश को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दो ओपिनियन हैं कि जो डैम बनाए जाते हैं अपर रीचेस में, उसमें ये बात उभर के आती है कि डैम बनने से जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं या दूसरे हैं वो ये कहते हैं कि वातावरण बिगड़ेगा। मैं ये कहता हूं, मेरा अपना ये मानना है कि इस देश में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ये कोई एक नई बात नहीं है। ये देश की आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी एक बहुत बड़े इंजीनियर थे V.K.R.V. राव, उन्होंने भी इस मुद्दे को 60s में उठाया था। उसके बाद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको एक शेप देने की कोशिश की थी। उस समय भी ये बातें उभर के आई, दो बातें। एक तो ये कि इस देश में इंटरलिंकिंग से पॉलिटिकल डिस्प्यूट पैदा होंगे। दूसरी ये बात उभर के आई कि ये संभव नहीं है और इससे एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा। मैं सर एक एग्जांपल देके, क्योंकि आप जिस इलाके से आते हैं वहां आपने देखा होगा पॉपुलर की प्लांटेशन फुट हिल से नीचे बहुत ज्यादा है, चाहे वो यमुनानगर का एरिया, चाहे आपका सहारनपुर का एरिया। हमारे हरियाणा में जो फॉरेस्ट कवर है वो 6.5%, लेकिन जब फॉरेस्ट कवर से नीचे किसान पॉपुलर की और यूकलिप्टस की प्लांटेशन करता है, वही
वही कवर 16.5% हो जाता है, 16.5%। तो एक तो एनवायरमेंटलिस्ट को, इस देश को बचाना है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इन बातों पे सहमति रखनी पड़ेगी। अगर हम रिवर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कितने ही भाषण देते रहे कि सिर्फ 40% या 38% पानी का इस्तेमाल होता है, बाकी बह के चली जाती हैं। आज अगर स्वच्छ भारत के लिए लोगों में एक चेतना पैदा हुई है, उसको एक राष्ट्रीय मूवमेंट बनाया है लोगों ने, तो इसको भी राष्ट्रीय मूवमेंट बनाना पड़ेगा कि हम इस देश में पानी को कंजर्व करने के लिए जो भी साधन है वो इस देश के किसान के लिए, इस देश के गांव में रहने वाले के लिए, और इस देश में जो शहरों की तरफ जो हमारा रुझान हो रहा है, अंदाजा ये लगा जा रहा है कि इस अगले 10-15 साल में माननीय सदस्यगण, कृपया शांत रहें, आप शांत रहें, आप बहुत आराम से बैठे हैं, शांत रहें। देश कैसे कर लें थोड़ा सा। देश की आबादी हो सकता है 50% से ज्यादा देश की आबादी शहरों में आके टिक जाए। उस व्यवस्था में पानी की उपलब्धता, और वो भी मानसून पे, सर वैसे तो वैज्ञानिक कुछ कहें, लेकिन मेरी भी धारणा है कि जब कोई संकट पैदा होता है तो उस संकट को कुदरत के कुछ ऐसे नियम है जो उसको खुद हल करती है कुदरत। आज से 6 साल पहले बड़े बड़े लेख आए थे अखबारों में क्लाइमेटिक चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, और ये लेख था कि ऐसा समय आएगा कि जो ग्लेशियर है वो छोटा होना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो हमारी रिवर है उनका पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन आज से 6 साल पहले इतनी बर्फ पड़ी हिमालय पे, अखबारों में आके 100 साल में इतनी बर्फ कभी नहीं पड़ी थी। तो मेरी अपनी ये मान्यता है कि अगर हम इस कुदरत के नियम को अपने तरीके से निभाना सीखें, जब आप बाथरूम जाते हैं, जब आप खाना खाते हैं, उसको बंद कर दो ना, लेकिन आपने बाथरूम जाना बंद नहीं किया, खाना खाना बंद नहीं किया, आपने बंद किया वो पुरानी हमारी जो झील थी, जो डिप्रेशन थे, जहां बारिश का पानी आके इकट्ठा होता था, जो नाले थे, उठते सबके ऊपर आज एनक्रोचमेंट है। और एनक्रोचमेंट कोई ये कहे कि भारत सरकार की है, मैं ये कहता हूं कि राज्य सरकारों को इस पे नियंत्रण करना पड़ेगा। और जब तक हम सख्ती से नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारी हजारों नहीं लाखों एकड़ ऐसी जमीनें हैं जो आज एनक्रोच है, और जो प्राकृतिक नियम के अनुसार वहां पानी इकट्ठा होना चाहिए, और उसके लिए हमने प्रबंधन किया। सर मेरा ये मानना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, मेरा आग्रह है आप पूरा शांति बना के रखें। मैं ये समझता हूं कि इन हालात में जो हमारी अपनी क्रिएशन है, हमें एक निर्णय के साथ ये सोचना पड़ेगा कि जो आज हम स्टेप्स ले रहे हैं पीने के पानी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, उनको क्या हम 2 साल के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि ये स्टेप्स हम ना लें। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि हमने सर 9,33,360 तो हैंड पंप्स रिपेयर कराए, 9,33,000 हैंड पंप्स रिपेयर्ड और रिस्टोर्ड। और सर उसके साथ साथ जो किसानों के खेत में ट्यूबवेल लगे हुए थे और पड़ोस में पानी की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे हमने 14,407 बोरवेल उनको हायर किया कि वहां से पानी लेके गांव में पानी पहुंचा जाए ताकि पीने के पानी की किल्लत ना हो। इसी प्रकार से जो राइजर पाइप हैं वो 14,80,000 राइजर पाइप या तो उसको रिप्लेस किया गया या उसको और
नीचे जाने के लिए उसको और बढ़ाया गया ताकि वो नीचे का जो वाटर टेबल नीचे चला गया था उसमें वो जा सके। इसी प्रकार से 57,728 नए बोरवेल कमीशन किए गए उन एरियाज में जहां नीचे के पानी पीने की व्यवस्था थी और वहां पानी उपलब्ध था। इसी प्रकार से जो टेम्परेरी वाटर वर्क्स हैं वो 1413 ऐसे वाटर बॉडीज को रिपेयर किया गया, उसको रीजनरेट करने के लिए प्रबंध किए गए। और जिसके बारे में चर्चा चली टैंकर्स के बारे में कि टैंकर्स को उपलब्धता मिले और उसको लोगों को पानी पहुंचाने का प्रबंध हो, उसके लिए हमने 2,09,766 ऐसे ट्रिप्स लगाए गए एक जगह से दूसरे जगह जहां पानी की कमी थी उसको पूरा किया जा सके। और सर इस प्रकार से 20,113 वाटर बॉडीज को पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई। सर इसके साथ साथ अभी खड़गे जी ने कहा था कि होम मिनिस्टर को भी इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इसके साथ साथ जो हमारी व्यवस्था में जहां ड्राउट सिचुएशन है वहां होम डिपार्टमेंट का जो उन्होंने भी अभी 564 करोड़ रुपया और रिलीज किया है इन राज्यों को जहां पानी के पीने की व्यवस्था करनी है। इसी प्रकार से मैं ऑनरेबल मेंबर्स को यह भी आश्वस्त करता हूं 800 करोड़ रुपया पहली बात तो ये आप लोगों अगर कुछ बात कहनी तो मुझ पर जाइए, अपने सीट पर जाइए, वहीं से बोलिए। जो कुछ भी योगदान पैदा किया जा रहा है कोई रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, केवल मंत्री जो बोल रहे हैं उसको छोड़ के कोई रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से Go to your seats. Please go to your seats. आप लोग बहुत देर तक शांति से बैठे थे। Please go to your seats. Go to your seats. Whatever you want to say, first go to your seats. ऑनरेबल मेंबर ने बात कही है, सिर्फ यहाँ पर राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था कि इस चर्चा को लेंगे और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में माननीय कांग्रेस के सदस्य श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ये तय हुआ था कि सुखाड़ के साथ ड्रिंकिंग वाटर और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स को लिया जाएगा। इसी विषय में 3 मंत्रियों की बात हुई थी और क्योंकि ये इतने विस्तार का विषय है जिसमें पीने की पानी का समस्या, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स और सुखाड़ 3 विषय हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक विषय पर क्योंकि मामला इतना संगीन है 3-3 मंत्री इस पर उत्तर दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो हमारे कांग्रेस के सदस्य हैं इनको ये कतई इच्छा नहीं है कि देश में पूरे चारों कोने पर सूखा पड़ा हुआ है और जिस प्रकार से सदन में आकर के सूखे के बहस पर विरोध जता रहे हैं और पूरे भारत के लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के सदस्य या पूरा देश चिंता व्यक्त कर रहा है सुखाड़ और फ्लोर टेबल में, इससे बड़ा अपमान देश की जनता का कतई नहीं हो सकता। पूरा सदन इस बात से आहत है कि कांग्रेस के मित्र सुखाड़ के विषय पर अपना विरोध
ये सारे सदन के लोग जो सुखाड़ पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे माननीय सदस्य, कांग्रेस के सदस्य सदन के बीच में आके किसानों की अवहेलना कर रहे हैं और किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये पूरी तौर से स्पष्ट हो जाता है। अब हो गया, पहले आप जाएं। खड़गे जी अगर कहेंगे तो पहले आप जाइए, खाली कीजिए, सीट पर जाइए। माने खड़गे जी, मेरा आपको कहना भी कुछ है, कम से कम आपने सदस्यों को कहिए सीट पे जाएं। जाइए, अलाउ नहीं करेंगे, कर दें, बाद में देखेंगे। माने गौरव जी, अरे गौरव जी आपस में बात, आप बात मत कीजिए आपस में, प्लीज जाइए, सीट पे जाइए, सीट पे जाइए आप बैठिए, आप बैठिए प्लीज, बैठिए, नीचे बैठिए, आप सीट पे जाइए प्लीज। मेरा पहले ही है, खड़गे जी आप जाइए, सीट पे जाइए, गौरव जी आप जाइए प्लीज, मेरा आग्रह है। आप देखिए, सदन को व्यवस्थित कीजिए पहले। सुष्मिता जी आप जाइए प्लीज, आप जाइए प्लीज। नहीं, आप जाइए, सीट पे जाइए। जो आप नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, आप सीट पे जाइए प्लीज, जाइए, ठीक है जी, आप जाइए तो सही सीट पे। गौरव जी प्लीज सीट पे जाइए, आप जाइए, पहले आप जाइए तो सही। सदन को तो व्यवस्थित कीजिए पहले, मैं क्या कह रहा हूँ, सदन को व्यवस्थित तो कीजिए पहले सदन व्यवस्थित हो जब बोलेंगे। मेरा आपसे अनुरोध, आप जाइए सही, बैठिए, बैठिए, सीट पे जाइए, फिर बोलेंगे ना। अब अगर आप अपने नेता की बात भी नहीं सुनेंगे, अगर आप अपने नेता की बात भी नहीं सुनेंगे तो भी कह रहे हैं आपसे। गौरव जी प्लीज जाइए, आप बैठिए प्लीज, बैठिए, आप बैठिए, आप भी बैठिए, आप जाइए। अरे गौरव जी आप जाइए प्लीज, जाइए, बैठिए, एक मिनट के लिए बैठ जाइए। अरे आप गुस्सा आप क्यों क्रोध कर रही हैं, आप बैठिए सीट पे। मंत्री जी बैठे कहिए। अध्यक्ष महोदय आप बैठिए, सहयोग कीजिए, आप बैठ जाइए। अध्यक्ष नहीं बैठ जाइए आप, अरे आप बैठिए ना, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये जो है ये अभी मेरा अनुरोध आप सुन लीजिए, मंत्री जी का वक्तव्य जारी है, उनका। अध्यक्ष महोदय ये बोल रहे थे, नहीं हमारा एक ही मेरा भी आपसे अनुरोध है, तो आप बोल रहे हैं, उनका वक्तव्य जारी है। अभी 35 लोग बोलने वाले हैं, बोलेंगे सब, और मिनिस्टर अगर करते रहेंगे, माननीय बात और 35 मेंबर का उत्तर कौन देगा? और देने वाले मंत्री हैं, आप कह चुके अपनी बात। जो रूडी साहब ने हमारे आप उनकी बात पूरी होने दीजिए पहले, कि कांग्रेस वालों को किसानों के बारे में ये मंत्री जी आप बोले प्लीज। 10.7 मिलियन हेक्टेयर इस देश का जो भूभाग है, रिकॉर्ड पे कुछ नहीं जाएगा, केवल मंत्री जी जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड पे जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। 10.25 अब चल रहा है उनका, आप उनको देखो। मिलियन हेक्टेयर बोले ऐसी जमीन है जिसपे सिंचाई ना हो या रेन फेड हो, लेकिन खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी प्रकार से आपको अगर ये जितने भी खड़े हैं कोई किसान नहीं है, ये सब मौज उड़ाने वाले हैं। मैं कांग्रेस को अच्छी तरीके से जानता हूं, मेरे
से ज्यादा मत कहलवाओ। अगर कोई बात देश के भले के लिए, इस देश के कमेरे वर्ग के लिए, इस देश के किसान के लिए कोई की जाती है, आपको अगर धरना अभी बोले, असली बात तो अभी बोले। अगर धरना देना था गिरधर जी आप जाइए अपनी सीट पर जाइए प्लीज। तो बाहर देते 45 डिग्री टेम्परेचर में, जाइए अपनी सीट पे। यहाँ एसी का भी इस्तेमाल करें और आराम भी उठाएं और फिर कार्रवाई ना चलने दे हाउस की। एक फैसला कर लीजिए कि अगर वेल में बैठना है तो महात्मा गांधी जी के पास वहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठिए जैसे वहाँ। ये नहीं है कि आपके पसीना भी नहीं आए और आप कार्रवाई भी हाउस की ना चलने दें। ये गलत है। जिसको बोल रहे हैं उनकी बात तो पूरी हो जाए। आप मेहरबानी करके वो सूखे, अगर देश सूखे पर बोल रहे हैं, कुछ नहीं आज का विषय है और आप लोगों ने तय किया था, ये जो आप लोगों ने तय किया था। सभापति जी माने आप कम से कम इतना तो हो कि जहां देश के 70% 24 करोड़ से ज्यादा लोग आज सूखे से प्रभावित हैं। इस देश के 313 जिलों में सूखे की स्थिति है। आप कहाँ थे? आपने कहा थे अब करेंगे तभी तो पता लगेगा। ये वहाँ बैठ के कुछ भी बोल दो, जब करते हैं तब पता लगता है। मंत्री जी आप चेयर पर एड्रेस करें प्लीज। आप चेयर पर एड्रेस करें। चेयर को एड्रेस आप बात नहीं करें उनसे, आप सीधा क्या चेयर पे एड्रेस करें? ये दे आर नॉट अलाउड, दे डोंट वांट टू लिसन, दैट इज नॉट प्रॉपर, यू कंट्रोल देम फर्स्ट। गंभीर नहीं है। अपना भाषण कंप्लीट कीजिए ना। अपना भाषण कंप्लीट कीजिए। आई एम कंक्लूडिंग सर, लेट मी कंक्लूड। एटलीस्ट कम से कम मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनने की तो कोशिश करें। मैंने खड़गे जी को पहले कहा, मैंने कहा कि आप अगर दूसरे सवाल भी उठेंगे तो हम फिर भी उसकी रिप्लाई दे सकते हैं। सर दूसरी बात मैं जो ये कहना चाहता था कि आज की स्थिति में अगर मनरेगा की बात ये करते हैं, मनरेगा को हमने ट्रांसफॉर्म किया है और यही बात नहीं है। इन लोगों ने मनरेगा के एक्ट के माध्यम से इनके शासनकाल में मनरेगा का जो बेनिफिशियरी था उसका विश्वास उठना खत्म हो गया था, उसका विश्वास वो पीछे हट गया था। हमने उस विश्वास को दोबारा पैदा किया है और मनरेगा में पिछले साल 37,000 करोड़ का बजट था, लेकिन हमने 43,000 करोड़ रुपया सिर्फ मनरेगा पे दिया है। आज आप तो कोई जवाब नहीं देते, आपका पता है कोई? आप जानते हैं कोई जवाब नहीं देते, वैसे मारते हैं बात, जवाब नहीं देते। ज्यादा बात नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनरेगा के माध्यम से हमने 7,000 करोड़ रुपया ज्यादा खर्चा और पिछले साल जब इनका राज था तो 175 करोड़ मैंडेट थे, हमने 235 करोड़ मैंडेट पैदा किए और मनरेगा का जो लाभार्थी था उसका विश्वास दोबारा से पैदा किया। और इस आज जो सूखे की स्थिति है उसमें 8,83,000 जो विलेज पॉन्ड है उनको मनरेगा के माध्यम से उनकी सफाई की जाएगी, उनकी मिट्टी निकाली जाएगी और वो एक सबसे बड़ा माध्यम होगा कि पानी का संरक्षण करने की जो बात है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि पानी जहां बरसता है वहां रुके और जहां रुका है वहां उसके नीचे जाए और जो जाता है वो किसान के खेत में जाए। जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात को चुप 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 मेरे को बोलने दो, मैं बोलूंगा ये कोई
दिस इज मेरे प्रिविलेज को आप तो बड़े आराम से प्रिविलेज मोशन ले आते हैं, मैं लेके आऊंगा आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन। आवाज ले जा रहे, ये कहना चाहता हूँ कि हमने वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से चेक डैम बनाएंगे, मनरेगा के तहत वेब इंस्ट्रक्चर बनाएंगे, रिचार्ज पिट बनाएंगे, नाला बंद बनाएंगे और अफोरेस्टेशन की एक्टिविटीज को भी बढ़ोतरी देंगे ताकि एक ऐसी स्थिति बने जिससे कि पानी सर्कुलेट हो और पानी का इस्तेमाल उस स्थिति में हो जब बारिश की कमी हो। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ ऐसे कार्य किए हैं जो राज्य भर में, जिससे कि उनकी एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट वो 24% तक पहुंचा है। इसी प्रकार से 14,200 प्रोजेक्ट जो है हमारे, उसमें 93,000 करोड़ रुपए की राशि संभावित है जो खर्चा होगा। हमने अभी तक 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हमारे जो वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट है उसको संपन्न करने के लिए 3 लाख हेक्टेयर जमीन को हम अंडर कल्टीवेशन लेके आए हैं और वो भी इसी का प्रयास था। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सर हमने वर्ल्ड बैंक से मिराकल प्रोजेक्ट जो 2041 करोड़ रुपए का है, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में बारिश की कमी है या बारिश होती है तो उस पानी का इस्तेमाल ठीक नहीं हो सकता, उन राज्यों के अंदर एक नई तकनीक से शोध के कार्य से मिरांचल के माध्यम से हम वहाँ ये व्यवस्था करेंगे कि इतना पानी हम नई तकनीक के माध्यम से रोक सके जो वहाँ किसानों को एक ऐसी स्थिति में जब पानी की कमी पड़े तो उनको फसल बोने में और उसको फसल को पकाने में कोई दिक्कत न आए। इस प्रकार से ये 1550 करोड़ रुपया हमने लैंड डेवलपमेंट के माध्यम से इसमें खर्चा। और सर इसके साथ साथ हमने मनरेगा के माध्यम से ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग desilting of irrigation tanks and other water bodies, उसको मनरेगा के माध्यम से दोबारा उनको रीजनरेट करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस प्रकार से हमने मनरेगा में ये व्यवस्था की है। सूखे की पीड़ा दूर करो, चुप करो, चुप करो, चुप करो, चुप करो। मनरेगा के माध्यम से हमने सर अब की व्यवस्था में फार्म पॉइंट पे 30,190 और 17,000 ड्रेनेज का प्रबंध और 2 साल के अंदर हमने 31,900 करोड़ रुपए मनरेगा के माध्यम से इस योजना में खर्चे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस इलाके में सूखा की स्थिति बनती है वहाँ रोजगार पाने के लिए भी प्रबंध किए जाते हैं। हमने अप्रैल
मई और जून के लिए 12,000 करोड़ रुपया उन इलाकों के लिए रिलीज किया है मनरेगा के माध्यम से, जहां जिनको मजदूरी की जरूरत पड़ेगी, काम की जरूरत पड़ेगी, उनको हम काम करवाएंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मनरेगा, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है और हमारे साथी प्रहलाद जी ने भी ये कहा था कि मनरेगा का कार्य अगर हम किसान के लिए पैदावार बढ़ाने के लिए लगाएंगे तो उसमें उतनी ज्यादा पारदर्शिता आएगी और हमारे देश में जहां जहां सूखे की स्थिति है उसको निपटने के लिए पानी की व्यवस्था भी हम कर सकेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इस सदन में कम से कम वो सदस्य आए जिनको गांव के लोगों से प्यार हो, मोहब्बत हो, उनके दुख दर्द के साथी हो। ये नहीं इस सदन के अंदर अगर माननीय सदस्य, माननीय सांसद अपनी जिम्मेवारी समझते हैं तो आज देश के 24 करोड़ लोगों को कम से कम मैं ये कहूंगा कि इनको वहां जाके देख तो ले, यहाँ नहीं काम चलता। सभापति महोदय, मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रबंधन हमने किया है उसमें राज्य सरकारों का हमें साथ मिला, तो आने वाले 2 साल में जिन चीजों का मैंने जिक्र किया कि वो आपदा के समय में चाहिए, उससे लोगों को निजात मिलेगी और देश में पानी की व्यवस्था पूरी होगी।